नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिख सकते हैं आप लोग. इफ ए बी सी, if capital A, capital B, capital C are the angles of triangle ABC, if capital A, capital B, capital C are the angles of triangle ABC, then prove that sin square A cot A1 sin square B cot B1 sin square C cot C1 equal to 0. वैसे जीरो भी बना सकते हैं और जीरो बना के ओपन कर सकते हैं. जैसे अपन जैसे R2 को लिखते हैं R2 माइनस R1, और R3 को लिख लें R3 गोज टू R3 माइनस R1. तो R1 तो इंटेक्ट रहेगा, साइन स्क्वायर ए साइन कॉट ए और 1. तो एक तो इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए कॉट ए 1 और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए. तो इसका फॉर्मूला होता है, बचपन में सिखाया गया होगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन बी प्लस ए इंटू साइन बी माइनस ए. व्हाट इज साइन बी प्लस ए? दैट इज साइन सी, और साइन क्या आएगा? बी माइनस ए. फिर आएगा कॉट बी माइनस कॉट ए, तो उसको भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. कॉट बी माइनस कॉट ए लिखोगे तो कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉस बी साइन बी कॉस ए अपॉन साइन ए, एलसीएम साइन ए साइन बी, और ऊपर कॉस ए बी साइन ए और माइनस क्या आएगा? साइन बी कॉस ए, ऐसे ही कुछ आएगा शायद. तो मेरे ख्याल से वो क्या हो गया? साइन ए माइनस बी, पक्का ना? तो इधर क्या आएगा? साइन ऑफ ए माइनस बी, और नीचे क्या लिखूँ? साइन ए साइन बी, और लास्ट क्या आ जाएगा? 0. फिर इसमें फिर से लिखोगे साइन स्क्वायर सी माइनस ए, तो साइन सी प्लस ए दैट इज साइन बी शायद क्या, और फिर क्या आएगा? साइन सी माइनस ए. फिर से डायरेक्टली लिख सकते हैं शायद मेरे ख्याल से, साइन ऑफ क्या आ जाएगा? ए माइनस सी, साइन ए साइन सी 0. तो एक तो ओपन करने से ये फायदा हो जाएगा, और साइन ए माइनस बी शायद बाहर निकल जाएगा. देख लो आप लोग, देखो ना. तो साइन ए माइनस बी और साइन सी माइनस ए अगर बाहर निकाल लिया आपने, साइन ए माइनस सी, तो आप देख सकते हो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, क्योंकि साइन बी माइनस ए था. अब इसके अलॉन्ग अगर ओपन कर रहे हो, समझ में आ रहा है क्या? 1 0 0 मतलब थर्ड कॉलम. तो 1 0 0 के अलॉन्ग ओपन कर रहे हो तो दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस साइन, नहीं सॉरी ये इससे क्या मल्टीप्लाई होगा? साइन सी मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन साइन ए विद माइनस साइन शायद, और माइनस माइनस इधर से क्या हो जाएगा? प्लस, और साइन भी कटेगा तो फिर से क्या आएगा? 1 अपॉन साइन ए. व्हाट यू कैन सी इज कि ये दोनों इक्वल बट ऑपोजिट, तो मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू 0 होने के कारण ये पूरा क्या हो जाएगा? 0. तो एक तो हम लोग इस तरीके से दो जीरोज बना के काम कर सकते हैं. समझ में आ गया? दूसरा, अगर हम लोगों ने एसओटी पढ़ लिया गलती से, अगर आई डोंट नो, तो एसओटी क्या कहता है? चुपचाप ही था वैसे तो. साइन स्क्वायर ए, साइन लो, याद है? ए स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, ए अपॉन साइन ए इज 2r. सोचो, ए अपॉन साइन ए इज 2r, साइन ए इज a बाई 2r. तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर. मेथड 2 देख रहे हैं. ए स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर, सी स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर. तो 1 अपॉन 4r स्क्वायर बाहर, और कॉट ए बताया गया है कि याद भी रखना होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा. तो 4 डेल्टा तो मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, बाहर आ जाएगा 1 अपॉन, बोलो गलत है? गलत है? आजा. और C2 को लिख सकते हो आप, C2 गोज टू अमेरिका, सॉरी C2 गोज टू C2 प्लस 2C1. समझ में आएगा? तो जैसे ही 2C1 अगर इसमें टिकाओगे तो देखना ये क्या बनेगा? 2a स्क्वायर जुड़ के बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ये कॉमन आ जाएगा. कॉमन आने के बाद यहाँ क्या बचेगा बच्चों? 1 1 1. दो कॉलम आइडेंटिकल मतलब वैल्यू क्या आएगी? 0. हेंस प्रूव्ड. लिखो प्रूव दैट. थोड़ा बहुत गड़बड़ सड़बड़ होगा तो देखना हो तो क्या. प्रूव दैट ax माइनस by माइनस cz
ay plus bx, ay plus bx cx plus az bz plus cy this determinant equals a square plus b square plus c square into 1। तो लिख सकते हैं इस प्रूफ। चल फिर घर पे खड़े आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन एक हेडिंग लिखेंगे सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट जैसे डिटर्मिनेंट के एलिमेंट को हम ए आई जे से डिनोट करते हैं, जैसे पहले ही बताया मैंने। नहीं, अगर ए आई जे और ए जे आई दोनों सेम हो फॉर ऑल आई एंड जे, तो इस तरह के डिटर्मिनेंट को हम लोग क्या कहते हैं? सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। तो लिखे ना, डिटर्मिनेंट इज सेड टू बी सिमेट्रिक or determinant is said to be symmetric if aij equals aji for all I and j, for all I and j। ठीक है, अब बोलोगे ऐसे 3/3 की अगर सिमेट्रिक डिटरमिनेंट की शक्ल अगर देखना चाहें तो हम बोलेंगे कि आई जे को 1 1 रखोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, a11 इज a11, दैट्स ट्रू। 1 2 रखोगे तो भी, 2 2 रखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a22 इज a22। मतलब समझे ना, डायगोनल जो एलिमेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये इस तरह का कुछ भी हो सकता है। समझ में आएगा? नहीं समझ में आया? समझ में आया। अब हम लोग बोलेंगे लेकिन जैसे आप 1 2 रखो तो a12 इज a21, a12 इज a21। समझ में आएगा? तो यानी कि ये जो दो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? सेम। नहीं, तो हम लोग बोलेंगे अगर मान लो ये h है तो ये भी h होगा। फिर ऐसे ही अगर i और j को 1 और 3 रखोगे तो a13 इज a31। नहीं, तो यानी कि a13 और a31 अगर सेम है तो हम लोग बोलेंगे कि अगर इसको g बोल रहे हो तो ये भी g हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग बोलेंगे a23 इक्वल टू क्या? a32। समझ में आएंगे? 2 और 3 रखोगे तो ये दोनों एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? सेम। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर एक सिमेट्रिक डिटरमिनेंट की शक्ल देखोगे तो इस तरीके का आएगा। और आप देख सकते हो इसको डायगोनल एलिमेंट्स हम बोलते हैं। तो इस डायगोनल एलिमेंट के अलावा मतलब जो भी है अलॉन्ग अगर मिरर रख दें तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट टाइप का। समझ में आएगा? तो ये एक सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है। ठीक है, बाकी ये वही वाला है जो हमने क्वाड्रेटिक में देखा था, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। इसको ओपन करके देखोगे तो वही आ जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, इसमें लिखेंगे अ डिटरमिनेंट इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक determinant is said to be skew symmetric if aij is equal to minus aji। तो अगर ऐसा है तो फॉर ऑल आई एन जे, फॉर ऑल आई एन जे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। इसकी शक्ल देखना चाहोगे आप? तो जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो 0 दिखेगा, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या दिखेंगे? 0 1 1 रखो, a11 इज माइनस a11, तो a11 काटेंगे नहीं, ये 1 इक्वल टू माइनस 1, नॉट करेक्ट। a11 इज माइनस a11 मतलब 2a11 विल बी 0 और a11 की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो आप देख सकते हो a11 a22 a33 ये सब कितने के बराबर आएगा? 0। और अगर आप बोलोगे 1 2 रखेंगे तो a12 इज माइनस a21। समझ में आएगा? अगर इसको अपने ने d बोला तो ये क्या हो गया? माइनस d। इसको f बोला तो ये क्या हो गया? माइनस f। इसको g बोला तो ये क्या हो जाएगा? माइनस g। इस तरीके से हम लोग बोल रहे हैं क्या बनेगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। कोई भी अगर आप ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट देखेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी आपको? 0।
ऑड ऑर्डर का कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट देखेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी 0। जैसे 3/3 का देख रहे हो आप, नहीं क्या देख रहे हो 3/3 का एक स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। अगर इसके रोज और कॉलम्स इंटरचेंज कर दूं मैं, नहीं अगर इसके रोज और कॉलम्स क्या कर दें इंटरचेंज, जैसे अगर हम इस डिटरमिनेंट को ओरिजिनली डेल्टा मानते हैं, देखना तो रोज और कॉलम जैसे इंटरचेंज करोगे तो अभी से आते हैं क्या बन जाएगा 0, देख रहे हो। तो प्रिंसिपल डायगोनल मतलब सॉरी डायगोनल में जो 0 थे वो पहले भी 0 थे, ठीक है ना। जो नीचे नेगेटिव वाले थे सब ऊपर चले गए, और नेगेटिव वाले थे मतलब जिसमें माइनस साइन आगे लगा हुआ था, जरूरी नहीं कि नेगेटिव ही हो, मतलब हम लोग बोले माइनस है, ये सब ऊपर चले गए। तो 3/3 का हो, 5/5 का हो, साइड बाय साइड का हो, ये हमेशा ऐसा होगा, ये फिलर है। नहीं आपको बोले 2/2 का होगा, 4/4 का तब भी होगा, तो हाँ तब भी होगा, समझ में आएगा। लेकिन ये जो कंक्लूजन है वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए ऑड ऑर्डर का। अब देखना क्यों, क्योंकि अब आप देख सकते हो कि अगर मैं सबसे क्या है कि माइनस साइन बाहर निकाल लूँ तो -1 कितनी बार निकलेगा, 3 बार। -1 कितनी बार निकलेगा, 3 बार। इवन ऑर्डर का होगा तो -1 कितनी बार निकलेगा, इवन नंबर ऑफ टाइम्स। ऑड ऑर्डर का होगा तो कितनी बार निकलेगा, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। तो अगर ऑड ऑर्डर का है तो -1 अगर ऑड बार आ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस। और ये जो बचेगा ये समझ में आ रहा है कि ये यही वाला डिटरमिनेंट बन गया, नहीं क्या बना है 0 dg df -d 0 g, अरे माइनस निकाल लो ना सबसे, और -f -g और क्या मिलेगा 0, यही तो मिला ना। यानी कि ये वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी डेल्टा, यानी यहाँ से आएगा ना डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी डेल्टा की 0। तो लिखना the value of odd order skew symmetric determinant, the value of odd order skew symmetric determinant is 0। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट, दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, करें। आपको बोले कि सर डिटरमिनेंट है ओपन कर लेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट इज़ वन ऑफ द वे, आप दो डिटरमिनेंट ओपन करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि अगर डिटरमिनेंट के फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन करना हो तब हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे, समझ में आएगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि दो सेम ऑर्डर का ही डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई हो सकता है, नहीं अलग अलग ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज कि वी कैन मल्टीप्लाई टू डिटरमिनेंट्स इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। और अगर कोई दो हम लोग बोल रहे हैं सेम ऑर्डर का, यानी n/n का डिटरमिनेंट और n/n का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बनेगा वो भी n/n का ही डिटरमिनेंट बनेगा। तो लिख लेना इफ वी मल्टीप्लाई टू डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n/n then we get a determinant of the order n/n। if we multiply two determinant of order n/n then we get a determinant of order n into n। ठीक है, अब बात है कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन। अब बोलोगे ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपन जब मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे समझेंगे कि दो मैट्रिक्स का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो भी डेफिनेशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का समझ में आएगा। उस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से डेफिनेशन से क्या फील आता है कि दिस मल्टीप्लिकेशन इज रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन, समझ में आएगा। तो आप लिख सकते हो कि दिस इज रो बाई कॉलम या ऐसा कुछ। जैसे हम 2/2 का डिटरमिनेंट ले रहे हैं, 2/2 के डिटरमिनेंट ले रहे हैं, ले सकते हैं ना, या 3/3 के लिए मल्टीप्लाई करके दिखाऊं। 2/2 से समझ जाओगे ऐसा क्या है, इतना कॉन्फिडेंस रखो। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, किसी और को तो आएगा, नहीं आएगा। तो 2/2 के डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मिलेगा क्या, 1 2/2 का डिटरमिनेंट। नहीं अब बोलोगे कैसे कैसे क्या हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा अभी ऐसे कुछ एलिमेंट्स रख लेते हैं इसमें, जैसे A1 A2 A3 A4, इधर B1 B2 B3 B4, समझ में आएगा। अब एक डिटरमिनेंट बनेगा 2/2 का, देखना ध्यान से। उसका जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट मतलब बच्चों रो 1 कॉलम 1 का एलिमेंट, तो वो बनेगा इसके रो 1
और इसके कॉलम 1 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन का सम से। रो 1 लिख रहा है बच्चों, कॉलम 1 बंदे ना आके, हाँ बंदे आके, तो इसका रो 1 इसके कॉलम 1 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, जैसे A1 B1 और A2 B3, A1 B1 और A2 B3, इन दोनों का क्या आएगा सम। समझ में आएगा? मुंह खोल के भी देखोगे तो समझ में आएगा, बंद करके भी रखोगे तो भी समझ में आएगा, नहीं तो बंद करके भी देख सकते हैं अपन। तो A1 B1 सही है क्या, A1 B1 और प्लस क्या आएगा A2 B3। अगले वाले पे चलते हैं, आओ फटाफट। अगला वाला जो एलिमेंट उधर की साइड है, उधर वो कौन सा होगा, रो 1, बोलो रो 1 कॉलम 2, तो रो 1 और अब कौन कॉलम 2, बिल्कुल उसी तरीके से समझ में आएगा। तो रो 1 विथ कॉलम 2 मतलब कितना है A1 B2, सही है क्या, A1 B2 और प्लस क्या आएगा A2 B4। समझ में आ गया? तो यानी कि आप लोग बोले 2 by 2 के दो डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले रो 1 को पकड़ लो और इसके सारे कॉलम से धुआंधार मल्टीप्लाई कर दो। नहीं तो रो 1 कॉलम 1 रो 1 कॉलम 2 और सबको रो में सजा दो। नहीं समझ में आया? रो कॉलम से मल्टीप्लाई करके फिर से रो में सजा दो। नहीं अब जैसे रो 2, ये कौन सा है, रो 2 मत रो 2 सॉरी रो 2 और कॉलम 1, रो 2 कॉलम 1 दिख रहा है क्या, रो 2 कॉलम 1, तो ले रो 2 कॉलम 1 फिर उधर रो 2 कॉलम 2। समझ में आएगा? तो ले कितना आएगा A3 B1 प्लस A4 B3 फिर रो 2 कॉलम 2 मतलब A3 B2, नहीं समझ में, और फिर क्या आएगा प्लस A4 B4। तो दिस इज हाउ यू कैन मल्टीप्लाई टू डिटरमिनेंट्स ऑफ 2 by 2। In fact, this is how you can also multiply two determinants of 3 by 3। जैसे अगर 3 by 3 की दो डिटरमिनेंट है, अब किसी को लग रहा होगा सर अब लिख के दिखाएंगे मजा आएगा, कुछ मजा नहीं आने वाला है, मैं कुछ लिख के दिखाने वाला नहीं समझ में आया? अलग इधर 3 रो होगा, कितना रो होगा 3, और इधर कितने कॉलम होंगे 3, रो भी 3 ही होंगे नहीं तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि जो पहला रो है, समझ रहे हैं बच्चों, पहला रो है उसको पहले कॉलम से पहले मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसका ये इसका वो इसका पता नहीं ये मल्टीप्लाई होकर जुड़ जाएगा और उसको कहाँ रख दोगे यहाँ पे। नहीं फिर जब आप पहले रो को मल्टीप्लाई करोगे कॉलम 1 के बाद, तो फिर पहले ही रो को कॉलम 2 के साथ अब उसको किधर पटक दोगे यहाँ पे, फिर ऐसे ही पहले रो को ही कॉलम 3 के साथ फिर उधर पटक दोगे। समझ में आएगा? तो ये रो 1 फिल हो जाएगा। ऐसे ही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, देखना ध्यान से, इधर फिर रो 2 पकड़ लो कॉलम 1 रो 2 कॉलम 2 और रो 2 कॉलम 3 और फिर ये इधर रो 2 में सज जाएगा। समझ में आ रहा है? और ऐसे ही रो 3 कॉलम 1 रो 3 कॉलम 2 और रो 3 कॉलम 3 और इस तरीके से आ जाएगा। समझ में आएगा? तो दिस इज हाउ यू कैन मल्टीप्लाई टू डिटरमिनेंट्स ऑफ 3 by 3। अब बोलोगे 4 by 4 के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं इसी चीज को, नहीं फिलहाल नहीं आ रहा। अब बोलोगे क्या आएगा सर, कैसे सवाल आएगा बताओ? तो सवाल तुम लोगों को लग ही रहा होगा कि दो डिटरमिनेंट दे देगा, बोलेगा मल्टीप्लाई करके दिखाओ तो क्लियर है, ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। ये लग रहा है कि यही आने वाला है, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं आता कि भाई ये लो बेटा देखो ये एक डिटरमिनेंट है ये एक डिटरमिनेंट है मल्टीप्लाई करके दिखाओ, चलो कमान कमान फास्ट, नहीं तो इस तरह का कुछ भी नहीं आएगा। समझ में आएगा? हाँ बोर्ड वोर्ड में अगर कुछ ऐसा दे दे तो अलग बात है, फिर उसमें ये मतलब लाइक सर आया तो था सर आएगा क्या एक डिटरमिनेंट, आएगा क्या एक डिटरमिनेंट। समझ में आएगा? अब उस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना, सिंप्लीफिकेशन करना या किसी एक्सप्रेशन के बराबर है या नहीं है, उस तरह की चीज़ें आ रही होंगी। समझ में आएगा? अब फिर से ये टेक्निक ऑफ सिंप्लीफिकेशन है, जैसे हम प्रॉपर्टीज किस लिए देख रहे थे, सिंप्लीफिकेशन के लिए, वैसे ये भी एक सिंप्लीफिकेशन की प्रॉपर्टी है कि आपको एक डिटरमिनेंट होगा और आपके पास कॉमन सेंस होगा एजम्पशन नंबर 1 नहीं है, ठीक है? तो हम लोग वाले एजम्पशन नंबर 1 ये होगा। समझ में आएगा? और अब क्या है कि अब ये कहीं लिख के नहीं देगा कि यूजिंग मल्टीप्लिकेशन डिटरमिनेंट, अगर किसी को लग रहा है ऐसा तो बचपने वाली बात सोच रहे हो, ठीक है ना? तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बस डिटरमिनेंट लिख देगा, सिंप्लीफिकेशन होगा या कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी। समझ में आएगा? इसकी वैल्यू निकालना होगा, कुछ भी इस तरह का हो सकता है। समझ में आएगा? तो हम लोग क्या कहेंगे कि फिर हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि क्या इसमें हम मल्टीप्लिकेशन वाला टेक्निक यूज कर सकते हैं, मतलब आप मल्टीप्लिकेशन के टेक्निक से आप क्या करोगे, रिवर्स काम कर रहोगे। मतलब दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन नहीं देगा, एक डिटरमिनेंट देगा जिसको आप कैसे ब्रेक करोगे एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट, और फिर कैसे इवैल्यूएट करोगे, दोनों डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करोगे। समझ में आएगा? तो इस तरीके के काम अपने पास जनरली आएंगे। किस तरह के काम जनरली आएंगे हमारे पास कि एक डिटरमिनेंट दिया रहेगा और उसको इस टेक्निक को हम एज अ सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस यूज कर रहे होंगे और फिर उसको दो डिटरमिनेंट में क्या कर रहे होंगे, तोड़ होंगे। तो फॉर द टाइमिंग यू हैव अ वेरी गुड न्यूज, क्योंकि हम इसी हेडिंग में काम कर रहे हैं।
तो आपको पता है कि क्या करना है समझ में आएगा। लेकिन जब यही सवाल जब आगे चल के आएगा आपके पास, तो आपके पास कोई हेडिंग नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अगल बगल दोस्त हो तो अलग बात है, नहीं तो अलग उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिर उस समय अपना कॉमन सेंस ही यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला दो चीज, सवाल और कॉमन सेंस। लिख लिया हो तो आगे बढ़ सकते हैं। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड पी क्यू आर, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंड पी क्यू आर, prove that cos of a minus p cos of a minus q cos of a minus r cos of b minus p cos of b minus q cos of b minus r and cos of c minus p cos of c minus q cos of c minus r. इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ये बहुत पहले जेई में आ चुका है। तो मेरे ख्याल से हिंट मेरे ख्याल से लाउड एंड क्लियर था कि क्या करना है, नहीं तो अदरवाइज आप हो सकता हो कि सब्ट्रैक्ट करके भी आंसर ले आओ, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट हम लोग बोलेंगे एलिगेंट अप्रोच जो रहेगा वो प्रोडक्ट ही रहेगा, इसमें समझ में आएगा। अब अगर आपको उसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए कॉस ए माइनस पी का, वो भी सही फॉर्मूला पता हो तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, कॉस ए कॉस पी नहीं प्लस साइन ए साइन बी, इस तरीके से इसको जब लिखेगा तो कॉस ए कॉस क्यू और प्लस साइन ए साइन क्यू, प्लस कॉस ए कॉस आर और प्लस साइन ए साइन आर। बाकी रोज में आप क्या देख रहे होंगे कि जो कॉस ए साइन ए कॉस ए साइन ए था वो कॉस बी साइन बी कॉस बी साइन बी कॉस बी साइन बी हो जाएगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद वाले देखोगे कॉस सी साइन सी कॉस सी साइन सी, ऐसे चलेगा। समझ में आएगा। आप देख सकते हो कि ये सही फील दे रहा है कि कॉस ए साइन ए, समझ में आ रहा है कैसे फील दे रहा है, कॉस ए साइन ए समथिंग, और ऐसे ही होगा साइन ए साइन पी, समझ में आएगा समथिंग। लेकिन जो समथिंग समथिंग होगा इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसको मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि इसको दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट में लिखने का कैसे, इसमें पहला एलिमेंट कॉस ए, उसके कोरस्पॉन्डिंग इधर क्या साइन ए, फिर इधर कॉस पी, फिर इधर क्या साइन पी। फिर दिख रहा है कॉस ए साइन ए कॉस पी साइन पी बन गया ना, नहीं प्लस आ गया ना। लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। तो अब इसमें कोई भी सोचे कि यार यहाँ पे कोई एक रैंडम वैल्यू ले लेते हैं, तो अगर कोई भी रैंडम वैल्यू x ले लेते हो तो यहाँ तो 0 ही लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आना चाहिए, 0। इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आना चाहिए, 0। तो अब अगर हम आगे मूव ऑन करें तो आप देख सकते हो cos a cos p x, और ये वाला तो सेट हो गया पहला, नहीं समझ में आया। इसको 0 के अलावा कुछ लोगे तो इशू हो जाएगा, नहीं समझ में आया। अब हम लोग बोले कि अब क्या आएगा, cos a cos q sin a sin q, तो यानी कि हम लोग बोले जहां p था अब इधर क्या हो गया sin a, सॉरी ये कुछ गड़बड़ हो गया यार, यहाँ पे तो उल्टा लिख दिया मैंने। ओ देयर इज अ स्मॉल करेक्शन, डोंट वरी, वी आर हियर। cos a sin a था यार, वो मिसप्रिंट हो गया। इधर क्या रहेगा cos p sin p, और फिर से सारी वही सारी बातें फिर से कर रहे हैं, cos a sin a और इधर क्या हो गया cos p sin p, तो बन गया ना cos a cos p और प्लस sin a sin p। इधर हम लोग बोल रहे हैं कि अगर तुमने कुछ x भी लिया तो फिर इधर क्या लेना पड़ेगा, 0, ताकि इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहे आपका 0। समझ में आएगा। अभी हम लोग बोल रहे हैं क्या कि फिर आगे जब बढ़ोगे तो यहाँ पे क्या आएगा cos q sin q। अब यहाँ पे भी मैंडेटरी 0 होना पड़ेगा, ये बात समझ में आ रहा है, क्योंकि फिर से अगर यहाँ पे आपने कोई नॉन जीरो क्वांटिटी रखी तो x इंटू दैट नॉन जीरो विल हैव समथिंग देयर, समझ में आएगा, जो कि है ही नहीं। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसको इस तरीके से ब्रेक करके दिखा रहे थे, यहाँ भी 0 और यहाँ भी क्या है cos r sin r, और ये क्या आएगा 0। अब देखना पड़ेगा कि बाकी भी सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं तो ऐसा नहीं कि सर पहला हो गया ना अब 0 आ गया उधर से, नहीं। अगर बाकी सेट नहीं हुआ तो फिर वो प्रोडक्ट में टूटा नहीं, समझ में आएगा। लेकिन ये दिख रहा है कि कॉमन सेंस की टूट ही गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे cos भी हो जाएगा sin भी हो जाएगा, फिर आ जाएगा cos c और sin c, और यहाँ आप कुछ भी ले लो, y ले लो z ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आएगा। एक डिटरमिनेंट तो आपका 0 मिल ही गया, तो प्रोडक्ट कितने के बराबर हो जाएगा उसका 0, हेंस ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं।
अगर लिख लिया हो सबने तो इन अ ट्रायंगल एबीसी in a triangle ABC prove that sin 2a sin C sin 2a sin C sin B first column sin C sin 2b sin A sin 2C sin A sin B. This determinant is 0. चलो अच्छी बात। एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC sin 2a sin C sin B। तो sin 2a को आप ऐसे लिख सकते हो a प्लस ए, फिर क्या था sin C, सप्लीमेंट्री सुना होगा, sin C इज व्हाट sin a प्लस b, और sin B sin B मतलब क्या sin a प्लस C। ऐसे ही sin C के बारे में अगर बात करोगे तो sin ऑफ b प्लस a सप्लीमेंट्री के हिसाब से, फिर इसी तरीके sin 2b की बात करोगे तो sin ऑफ b प्लस b, और फिर sin a की अगर बात करोगे तो फिर से आ जाएगा sin ऑफ b प्लस c। देख बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जो अभी लास्ट प्रॉब्लम था, समझ में आएगा, वहाँ cos a माइनस b ऐसे चल रहा था, यहाँ पे sin 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 चल रहा है, समझ में आएगा, बीच में क्या चल रहा है प्लस। ऐसे ही आप इसको भी चेंज कर सकते हो sin c प्लस a sin c प्लस b, और ये क्या बन जाएगा आपका sin c प्लस c। तो बिल्कुल डिट्टो वैसा ही सवाल हो गया, बस sin की जगह cos की जगह क्या हो गया है यहाँ पे sin a cos a को क्या लिखोगे फिर से sin a cos a और प्लस cos a sin a cos a और प्लस क्या लिखोगे cos a sin a प्लस b को क्या लिख सकते हो आप sin a cos b, और प्लस क्या लिखोगे cos a sin b, और फिर sin a प्लस c को आप क्या लिखोगे sin a cos c प्लस cos a sin c। तो आप फिर से देख सकते हो वैसे ही स्ट्रक्चर बन गया बिल्कुल, sin a cos a sin a cos a sin a cos a, और बाकी सब क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो जब मैं इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा तो क्या रहेगा sin a cos a, इस बार सही लिखा शायद, sin a cos a, और फिर उसके हिसाब से देखना sin a किससे इधर मिलना चाहिए cos a से, और cos a किससे मिलना चाहिए sin a से, और इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। तो तुम इधर किसी तरफ भी अगर कोई नंबर मानते हो तो दूसरा नंबर तो नॉन जीरो ही लेना पड़ेगा, समझ में आएगा। तो अगर इसको x मानोगे तो उसको फिर से जीरो लेना पड़ जाएगा आपको, नहीं फिर जब ऐसे ही देखोगे आगे वाला sin a cos b cos a sin b, तो sin a के साथ क्या आएगा आपका cos b, और cos a के साथ क्या आएगा sin b, और फिर से हम लोग बोले sin a के साथ क्या आएगा cos c, और cos a के साथ क्या आएगा sin c, एंड दिस इज 0। अब फिर से देख सकते हो जो a की पोजीशन थी अब नेक्स्ट में b ले रहा है, और उसके बाद वाले में क्या ले रहा है c, तो मेरे ख्याल sin b cos b y sin c cos c z। तो देख सकते हो जो दूसरा डिटरमिनेंट उसकी वैल्यू क्या हो रही है 0। तो अपने आप ये बोल सकते हैं क्या कि डिटरमिनेंट विल बी 0। प्रूव दैट, अगर लिख लिया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन। Prove that this determinant 2 alpha plus beta plus gamma plus delta, first column है 2 alpha plus beta plus gamma plus delta, and the third is alpha beta plus gamma delta, फिर है alpha plus beta plus gamma plus delta, twice alpha plus beta gamma plus delta, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा,
लास्ट इज 2 अल्फा बीटा गामा डेल्टा, दिस डिटरमिनेंट इज 0। कर लो आराम से, घर पे कर लेना, फिर अगली क्लास में नहीं हो बेटा पूछ लेना डाउट, ठीक है।